डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे हैं मसीहा और मैं हूं असद। इससे कबल आप मसीहा की 141 इकसात सुन चुके हैं। अब किस्त 142 मुलाहिज़ा फरमाएं। इसके साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद लाजमन कमेंट्स करें। आइए दास्तान का आगाज करते हैं। अगर ऐसा था तो यहाँ किसी भी वक्त एक बड़ी गड़बड़ होने वाली थी, क्योंकि गौहर शाह और ताज की बका का मामला था। बहरकैफ फिर भी उसकी तस्दीक की खातिर मैं बदस्तूर धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, यहाँ तक कि वो साया कमरे में गायब हो गया और मैं दरवाजे के करीब पहुंच कर रुक गया। और इससे पहले कि चाहता दरवाजा थोड़ा खोल कर अंदर झांकूं, अचानक मैं बुरी तरह टिटक कर रुका। थोड़ी देर पहले रगों में पारे की तरह दौड़ता हुआ लहू अब जैसे बर्फाब बन कर रह गया था। सामने नाजल होने वाला शख्स पांडे था और उसके हाथ में स्याह पिस्तौल नजर आ रहा था। वही मेरी जानिब ताने मुझे खुशमगीन नजरों से घूरे जा रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पांडे ने मुझे घूरते हुए घुर्रा कर कहा। मैं तो रात गुजारने के लिए कोई कमरा तलाश कर रहा था, मैंने फौरन जवाब दिया। तुम तो रोजी के कमरे में चले गए थे, उसने कहा। उसके लहजे की गर्मी कम हो गई थी। उसी ने चलने को कहा था कि जरा देर मैं वहां चलूं तो मेरे लिए वो कमरा देखती है। फिर उसने सवाल के अंदाज में आंखें सुकेड़ी। वो मुझे चालाकी से लेकर गई थी। बाद में मेरे गले का हार बनने लगी तो मैं घबरा गया। वो नाराज होगी, कहने लगी कि मेरी जरूर कोई गर्लफ्रेंड है। मैंने भी कह दिया हाँ है। फिर मैं निकल आया। मेरी बात पर पांडे सोच में डूब गया। मैंने फिर कहा, तुम ही मेरी मदद कर दो, कोई कमरा है तो आज रात गुजारने के लिए दे दो, या फिर मैं चला ही जाता हूँ यहां से। मैंने लहजे में मायूसी समोते हुए कहा, तुम चले जाओगे तो मेरे काम का क्या होगा? तुम यहीं रहोगे, आओ मेरे साथ। कहते हुए उसने मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया। मैं उसके हक्म में चला। वो मुझे एक कमरे में ले आया। एक छोटा सा कमरा था, इसमें बेड वगैरह तो नहीं था, अलबत्ता फर्श पर कालीन और इस पर एक मैट्रेस बिछा हुआ था। चंद जरूरत की चीजें भी थीं। यहां सो जाओ, पांडे बोला। पिस्तौल उसने लिबास में छुपा लिया था। तुम्हारा शुक्रिया पांडे साहब, वैसे मेरा ख्याल है तुम्हारी रोजी से अब लाइन क्लियर होने में देर नहीं लगेगी। मैंने आखिर में दाना फेंका। अच्छा वो कैसे? वो हमनक सा बन गया। देखो, मैंने उसे शंकर से भी बददिल कर दिया और खुद से भी। अब वो तुम्हारी है। वो सर धुनता हुआ चला गया। मैंने लाइट ऑफ की, 0 वाट का बल्ब जलते रहने दिया और गहरी सोच में डूब गया। मेरे दिलो दिमाग में रानी शोभा और रमेश की गुफ्तगू गर्दिश करने लगी थी। अब मुझे यूं लग रहा था कि यह गड़बड़ मेरे साथ ही नहीं बल्कि गौहर शाह और ताज के साथ भी होने वाली थी। इन्हीं खूनी सौदागरों के दरमियान बिग फोर की कशाकशी एक नए खूनरेज ड्रामे के आगाज का पता देती थी। अब रूमी का ख्याल मुझे बार बार बेचैन करने लगा। वो इतनी देर गुजर जाने के बाद भी जाने कहाँ गायब थी। ऐसा तो नहीं हो सकता था कि उसे अंदर आने का मौका न मिल सका हो। वो तो खुद से मौका निकालती थी, या फिर शायद वो मेरी मुहिम जोई के किसी पाया तकमील तक पहुंच जाने की मुंतजिर थी। एक ख्याल ये भी आया कि मेरी कामयाब एंट्री के बाद उसने सोचा हो कि शंकर का कोई मुस्तकिल बंदोबस्त करना चाहिए, क्योंकि वो 1 आध घंटे से ज्यादा बेहोश रहने वाला नहीं था। होश में आने के बाद वो भांडा फोड़ सकता था। अब जबकि इतने घंटे बीत चुके थे और शंकर के भी वावेला मचाने का कोई शोर सुनाई नहीं दिया था, तो साफ मतलब था कि रूमी ने उसे तवील मुद्दत के लिए ठिकाने लगा दिया होगा। वो उसे जान से तो कभी नहीं मार सकती थी, अलबत्ता उसे रसन बस्ता हालत में और मुंह में कपड़ा वगैरह ठोंस कर उसे किसी ऐसे कोने खुदरे में डाल दिया होगा जहां किसी की नजर न पड़ सकती हो। बावजूद इसके जितनी देर बीत चुकी थी, अब तक रूमी को भी अंदर तक आ ही जाना चाहिए था। दूसरा ख्याल यह भी था कि क्या खबर वो भी अंदर कहीं आ चुकी हो और घात लगाए बैठी मौका की मुंतजिर हो। मैंने जैसे तैसे वो रात गुजारी और दोबारा रोजी के कमरे का रुख किया। वो वहां नहीं थी। मैं किचन में आया तो मसरूफ पाकर मैंने उसे मॉर्निंग कहा। उसका बूथा सूजा हुआ था। मुझ पर उसने सरसरी निगाह डाली। मैं उसके करीब आया और प्यार से मुस्कुरा कर बोला, नाराज हो डियर रोजी? मुझसे बात मत करो। वो क्यों? तुम भी शंकर की तरह बेवफा हो। अच्छा, बेवफा होता तो कब का यहां से जा चुका होता। उसने गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा। वो खामोश निगाहों से मेरे चेहरे को भांपती रही। मेरे चेहरे पर प्यार भरी मुस्कुराहट थी। वो शायद उलझ गई थी। क्या तुम वाकई मुझसे प्यार करते हो? उसने सीधा वार कर दिया। रोजी, क्या ये काफी नहीं कि तुम मुझे अच्छी लगती हो? हमदर्द हो, मिलनसार हो, प्यार तो होते होते खो ही जाता है ना? मैंने चालाकी से कहा। प्यार तो पहली ही नजर में हो जाता है, वो ठिनक कर बोली। प्यारी रोजी,
یہ کوئی انڈین مووی نہیں ہے، حقیقت ہے، میں نے کہا۔ اس کی تیوریوں پر پھر بل پڑنے لگے تو میں جلدی سے بات سنبھالتے ہوئے بولا، میرا مطلب تھا کہ میں تم سے شنکر جیسی عامیانہ محبت نہیں کرنا چاہتا۔ دیکھو، پیار صرف جسمانی بھوک اور ہوس مٹانے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کو روح کی گہرائیوں تک اس کی ذات میں کھو جانے کا نام ہے۔ جیسا تم مجھ سے پیار کی توقع کر رہی ہو نا، ایسا پیار تو تم سے بیچ نکڑ میں ہر کوئی کرنے کو تیار ہوگا۔ کیا تم یہی سمجھو گی کہ ہر کسی کو تم سے پیار ہے؟ مجھے مجبوراً اسے دوسرے انداز میں سمجھانا پڑا۔ دراصل میں اسے بگاڑنا بھی نہیں چاہتا تھا، اس کی وجہ سے میری یہاں دال گلی ہوئی تھی اور پانڈے جیسا آدمی بھی بیوقوف پنا میرے آگے دم ہلانے پر مجبور تھا۔ اگر روزی ناراض ہو جاتی تو سب کچھ چوپٹ ہو جاتا۔ میں نے دیکھا روزی پر میری اس بات کا خاطر خواہ اثر ہوا تھا۔ وہ ایک دم مسکراتی۔ کچھ دیر پہلے اس کا اترا ہوا چہرہ اب کھل چکا تھا۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ اپنے مفاد کی خاطر میں کسی کے ساتھ محبت اور پیار کا ڈرامہ رچانے کا قائل نہیں ہوں۔ ہاں، ہمدردی، انسیت اور دوستی اپنی جگہ، یہ جذبہ روزی سے پہلے ہی استوار ہو چکا تھا۔ ایک بات ضرور اپنی جگہ سچ تھی کہ شنکر کے معاملے میں اس سے میں نے جھوٹ بولا تھا۔ ایسا میری لا علمی میں ہی ہوا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ روزی اسے پسند کرتی تھی یا محبت کرتی تھی۔ نہ ہی میں یہ جانتا تھا کہ شنکر کو اس سے محض وقت گزاری کے لیے محبت تھی یا صرف دوستی تھی۔ شنکر ابھی زندہ تھا، وہ دوبارہ روزی سے مل کر اپنی گلو خلاصی بآسانی کروا سکتا تھا۔ تب تک میں اپنا مشن مکمل کر چکا ہوتا۔ پتہ نہیں کیا بات ہے پپو، مجھے تمہاری باتیں سمجھ نہیں آتی۔ کبھی تو ایسا لگتا ہے جیسے تم ہی وہی آدمی ہو جسے میرا آئیڈیل ہونا چاہیے تھا، لیکن پھر دل بجھ بھی جاتا ہے یہ سوچ کر کہ تم دراصل وہ نہیں ہو جو نظر آتے ہو، اور جو نظر آتے ہو وہ اندر سے نہیں۔ نہ جانے اس نے یہ کون سی فلم کا ڈائلاگ بولنے کی کوشش کی تھی جسے شاید اس نے گڑمٹ کر دیا تھا۔ میں نے مسکرا کر کہا، خود کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے روزی ڈیئر۔ دیکھو، دو افراد کے درمیان آہستہ آہستہ تو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، مگر تم شاید فطرتاً جلد باز ہو۔ تم چاہتی ہو جو انسان تمہیں اچھا لگے وہ تمہارے سامنے پوری طرح کھل جائے، جبکہ ایسا نہیں ہوا کرتا۔ شاید تم ٹھیک کہتے ہو پپو، جلد باز تو میں شروع ہی سے ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ، میں جاؤں یا ادھر ہی رہوں؟ میری یہاں ملازمت کے بارے میں میڈم جی سے تم نے کوئی بات کی؟ ارے وہ حیرت سے چونک کر بولی، کر تو چکی ہوں کل رات ہی۔ اچھا، کیا کہا انہوں نے؟ میں نے خوش ہو کر پوچھا۔ تمہیں رکھ لیا گیا ہے؟ اوہ روزی یار، تم کتنی اچھی ہو۔ پیسے تنخواہ کیا ہوگی؟ میں نے جان بوجھ کر لالچی پن دکھایا۔ وہ بھی طے ہو جائے گی، روزی بولی۔ کیا یہ کافی نہیں کہ تمہیں یہاں ملازمت مل گئی ہے؟ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں یہاں کام مل جائے۔ یہ تو ہے، میں نے دل ہی دل میں اپنی اس خوش قسمتی پر لعنت بھیجی۔ میں کون سا یہاں نوکری کرنے آیا تھا؟ میرا کام تو ان کی کھٹیا کھڑی کرنا تھا۔ وہ دن میرا معمول کے کاموں میں لگا رہا۔ اندر ایک شورش بھی جاری تھی کہ اب تب میں کوئی بڑا طوفان بپا ہونے والا ہے، کیونکہ رانی اور رمیش کی سازش سے تاج آگاہ ہو چکا تھا۔ ان دونوں یتیموں کے لیے وہی مثال تھی کہ جن پر تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ اب دیکھنا تھا کیا ہونے والا تھا۔ میرا نہیں خیال تھا کہ یہ اتنی آسانی سے گور شاہ اور تاج پر قابو پا سکیں گے۔ وجہ یہی تھی کہ تاج نے انہیں T30 اور T4 کا لالچ دے رکھا تھا جو ان کے پاس نہیں تھی، اور اس حقیقت سے صرف ہم واقف سے رانی یا رمیش نہیں۔ اب مجھے ایک نئی فکر ستانے لگی تھی۔ رومی ابھی تک یہاں نہیں پہنچی تھی۔ اب کسی بہانے میں یہاں سے ایک دن کی چھٹی چاہتا تھا، یوں میں اپنے ساتھیوں سے بھی مل لیتا اور دوبارہ یہاں آ کر بھی کوئی گل کھلانے کا موقع ہاتھ میں رہتا۔ رومی کی طویل غیر حاضری پتہ دیتی تھی کہ وہ میری کامیاب انٹری کے بعد اپنا داخلہ بے معنی اور اضافی سمجھتے ہوئے واپس ہوٹل لوٹ گئی تھی۔ اب مسئلہ تھا کہ ایسی کون سی راہ نکالی جائے کہ میرے یہاں سے جا کر دوبارہ آنے کی بھی راہ کھلی رہی۔ میں روزی سے کہا، کیا اس ملازمت میں چھٹی وغیرہ کی بھی رواج ہے؟ ہاں کیوں نہیں؟ کیا تم باہر کہیں سیر کرنے کا ارادہ رکھتے ہو میرے ساتھ؟ روزی ایک دم چمک کر بولی۔ میں نے جواب میں پیار سے مسکرا کر نیم غنودہ سے لہجے میں کہا، دل چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ باہر کی آزاد فضاؤں میں سیر کی جائے، مگر پتہ نہیں چھٹی ملتی بھی ہے کہ نہیں۔ مل جائے گی چھٹی، کیوں نہیں ملے گی؟ کب چلنا ہے؟ وہ ایک دم بولی، آج ہی۔ میں نے بھی فوراً کہہ دیا۔ یہی ایک راہ تھی کہ رومی بھی میرے ساتھ ہو، مگر پھر وہی بات تھی کہ میں اسے اپنے ساتھیوں کے ہاں ہوٹل میں پھر بھی نہیں لے جا سکتا تھا۔ ابھی میں اسی تانے بانے میں الجھا ہوا تھا کہ اچانک ایک ملازمہ کچن میں آئی۔ یہ وہی ادھیڑ عمر ملازمہ تھی۔ اس نے ایک نگاہ مجھ پر ڈالی اور پھر قدر روزی کے قریب ہو کر اس قدر ہولے سے اس سے کچھ کہا کہ میں بھی سن نہیں سکا۔ روزی نے میری جانب آنکھیں سکیڑ کر گھورنے کے انداز میں دیکھا۔ کیا ہوا، خیریت؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ میرا دل اندر سے شکوک امیز انداز میں تیزی سے دھڑکنے لگا۔ نہ جانے کیا ایسا ہوا تھا کہ یہ دونوں عورتیں میری طرف عجیب عجیب نظروں سے گھورنے لگی تھیں۔ کسی عورت نے فون کیا تھا؟ تمہارا پوچھ رہی ہے۔ کون عورت؟ میرا بھلا کسی عورت سے کیا تعلق؟
मैं एकदम गड़बड़ा सा गया। हकीकत भी यही थी कि मुझे खुद नहीं मालूम था कि भला मुझे एक अजनबी जगह पर कौन फोन कर सकता है जिसके लैंडलाइन नंबर से मैं खुद भी वाकिफ नहीं था। खैर, भला मैडम की रहाइश गाह का नंबर हासिल करना कौन सा मुश्किल काम था। ताहम फिर भी यह बात मेरे लिए अचंभे का सबब थी कि भला मुझे यहाँ फोन करने वाला कौन हो सकता है। ताल्लुक है तो उसने तुम्हें यहाँ के नंबर पर फोन किया है ना? रोजी तेज सी निगाहों से मेरी तरफ घूरते हुए बोली। जब अब बात करो जाकर उस चुड़ैल से। होल्ड किया हुआ उसने? पहले तो मेरे जी में आई के इनकार कर दूं। रोजी कुछ ज्यादा ही नाराज हो रही थी। शंकर की तरह वो मुझे भी बेवफा समझने लगी थी, लेकिन फिर अचानक ही मेरे सोचते हुए जहन में एक ख्याल बिजली की तेजी से क्लिक हुआ। मैं मुलाजमा के साथ चल दिया। फोन लाउंज ही में एक कोने में फैंसी स्टैंड पर धरा सजा हुआ था। मुलाजमा ने कड़वी निगाहों से मेरी जानिब देखते हुए उसकी जानिब इशारा किया और खुद वहीं खड़ी रही। मैं गोमगो से अंदाज में फोन की जानिब बढ़ा और धड़कते दिल से एक तरफ टिके रिसीवर को उठाकर कान से लगाकर फंसी फंसी आवाज में हेलो कहा। मैं समझ चुकी थी कि तुम अंदर अपनी जगह बताने में कामयाब हो चुके हो। दूसरी जानिब से रूमी की चहकती हुई आवाज सुनाई थी और यकलख्त जैसे मेरा दिमाग भग से उड़ गया। मैं तुम्हारे अंदर दाखिले के चंद घंटों बाद वापस चली गई थी। अब किसी तरह से बाहर निकलने की कोशिश करो, हमसे मिलो और फिर अंदर चले जाना। मैं जानती हूँ तुम कुछ नहीं कह सकते मुझसे, लेकिन मैं समझ गया। खुद मैं भी यही कोशिश कर रहा हूँ, मगर अब दोबारा फोन न करना। मैंने उसकी बात काट कर कहा और राब्ता मुनक़ता कर दिया। मुझे अब रोजी के सामने एक लंबी चौड़ी तमहीद बांधना थी, सो सीधा उसके पास पहुंचा, मगर वो वहां नहीं थी। मैं हंकों की तरह इधर उधर मुतलाशी नजरों से देखने लगा कि अचानक किचन में पांडे दाखिल हुआ। वो अजीब सी नजरों से मेरी तरफ घूरे जा रहा था। एक खतरे की बू महसूस हुई थी कि कहीं दूसरे सेट पर इंटरलिंक सिस्टम पर रूमी की बात तो नहीं सुन ली गई थी। अगर ऐसा था तो रूमी ने यह बड़ी हमाकत का सबूत दिया था। मुझे इस बात पर हैरत भी थी कि वो इंटरपोल की तरबियत याफ्ता और जंगजू सीक्रेट एजेंट थी जो अपने साय से भी चौकन्ना रहते हैं। क्या ये इसकी दानिस्ता हरकत थी या फिर वो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गई थी? कुछ भी था, अब तो ये मैं उससे मिलकर ही क्लास ले सकता था। कि क्या हुआ, खैरियत तो है पांडे भाई? ऐसे क्यों घूर रहे हो? मेरी बात पर दफा तनी उसके बधे होंठों पर मुस्कुराहट उभरी। वो चंद कदम चलता हुआ मेरे करीब आ गया। ये मेरे लिए बिल्कुल गैर मुतवक्का था। उसने मेरे कंधे पर दोस्ताना अंदाज में अपना एक हाथ रखा और उसी लहजे में बोला, तुमने मुझ पर एक बड़ा एहसान कर डाला है। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया था। मैं उसकी बात पर हैरान और परेशान रह गया। हुआ क्या है आखिर? आओ मेरे साथ, अब तुम्हारी यहाँ जगह नहीं रही है, उसने कहा और अपने साथ चलने का इशारा किया। मैं चौंक पड़ा और फिर खाली ज़हन की हालत में उसके पीछे चल पड़ा। मेरे अंदर जबरदस्त धमाचूकड़ी मची हुई थी। वो मुझे निचली मंजिल के एक कमरे में ले आया। ये इसका कमरा नहीं था, मगर शायद इस्तेमाल में उसी के था। बताते क्यों नहीं पांडे जी, मैंने तुम पर ऐसा कौन सा एहसान कर दिया है? ये पूछते हुए मेरा सोचता ज़हन तेजी से काम कर रहा था और मेरे अंदर कोई बार बार कह रहा था कि जो हुआ है अचानक और नादानिस्ता सही, लेकिन बिल्कुल ठीक हुआ है। तुमने मुझे बताया था ना कि रोजी तुम्हारे गले का हार बन रही थी, मगर तुम उसका रुख और उसकी सोच मेरी जानिब मोड़ने की कोशिश में थे। हाँ, मैंने जैसे खाली ज़हन की हालत में अपने सर को असबाती झुंबिश दी और रोजी से यह भी कहा था कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी है। यस, अब जिस लड़की ने तुम्हें फ़ोन किया था, रोजी उसे ही तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड समझी थी और अब उसे तुम्हारी बात पर विश्वास हुआ है और तुमसे उसका दिल खराब हो चुका है। वो बहुत ही सास और अंदर से दुखी लड़की है। पहली बार उसने मेरे कंधे पर सर रखकर मुझसे कहा कि मेरे दुनिया में कोई अपना नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। ये तो वाकई अच्छी बात हुई पांडे जी। मैंने अंदर की उस पुर इसरार आवाज पर गोया लब्बैक कहते हुए उसकी हाँ में हाँ मिला दी। रोजी से ज्यादा मुझे पांडे से मतलब था। बस तुमने अपना वादा निभा दिया, अब छुट्टी करो यहाँ से आज ही। और हाँ, कहते कहते वो रुका। मैं इस मतलब परस्त की एकदम काया पलट पर आंखें फैलाए उसे तकता रह गया। उसने अपनी कसी हुई जीन्स की पतलून से पॉकेट पर्स निकाला और उसके अंदर से चंद बड़े नोट निकाल कर मेरी तरफ बढ़ा दिए। कोई और मौका होता तो जाहिर है वो नोट में उसके मुंह पर मारता, लेकिन इस तरह मेरा भी भांडा फूट जाता। ये क्या? मैंने उलझन आमेज हैरत का मुजाहरा किया। यह तुम्हारा इनाम है और अब तुम्हें यहां से जाना होगा, पांडे बोला। मामला बनते बनते उलट गया था, मगर हिम्मत मैंने भी नहीं हारी। नोट तो मैंने ले लिए, तहाँ बोला, पांडे जी मैं तो यहाँ मुस्तकिल मुलाजमत के लिए आया था और आपसे भी मैंने यही दरख्वास्त की थी। अब तो रोजी से मेरा वास्ता, बात समझने की कोशिश करो। वो जरा बरहमी से बोला, रोजी को तुमसे चिढ़ हो गई है, वो तुम्हें यहाँ नहीं देखना चाहती। मैं उसकी फितरत से वाकिफ हूँ। वो पागल सी है। शंकर की बेवफाई और तुम्हारे ठुकरा देने के बाद से वो बददिल सी हो गई है, मगर उसे अदम तहफ़्फ़ुज़ का भी शिद्दत से एहसास हो चुका है। अब उसे मेरी पनाह की जरूरत महसूस हो रही है।
ऐसे में उस शख्स को मैं यहाँ देखना पसंद नहीं करूंगा जिससे रोजी चिढ़ने लगी हो। अब ज्यादा बहस मत करो और चले जाओ। आखिरी अल्फाज पांडे ने मेरी तरफ घूरते हुए कहे थे। मैं समझ गया, जितनी कामयाबी मैंने यहाँ हासिल करना थी वो कर चुका था, अब बात खत्म। यूं भी पांडे के तेवर ऐसे ही नजर आते थे कि अगर मैंने उसकी ज्यादा मिन्नतें की तो वो मुझे उठाकर भी बाहर फेंक सकता था। मैंने नोट जेब में डाले और बाहर का रुख किया। बाहर दिन चमक रहा था। मैं नोट कबूल न करता तो वो मुझे आम आदमी के बजाय कोई खास शख्स समझता। मैं भी उस हाई फाई सोसाइटी फार्म हाउसेस के अंदर और कोठी से चंद कदमों के फासले पर ही था कि अचानक मैंने कार को खासी तेज रफ्तारी से अपने करीब आते देखा और एकदम घबरा कर एक तरफ हो गया। किसी रहायशी एरिया में इस कदर तेज रफ्तारी ने मुझे अंदर से झटका दिया था। जब कार मेरे करीब से गुजरी तो मैंने अंदर बैठे 4 अशखास को देखा और बुरी तरह चौंक पड़ा। ड्राइवर के बराबर वाली सीट पर मार्टी और अकबी सीट पर चंदन अपने दूसरे साथी के साथ मौजूद था। इन दोनों शनासा चेहरों के अलावा मैं इनके दोनों साथियों को भी पहचान चुका था। ये वही थे जिन्हें मैंने गंगा राम अस्पताल में इन्हीं के साथ चंद और साथियों के साथ देखा था। यकीनन कोई गड़बड़ थी और इनका अंदाज मुझे बड़ा जारहाता लगा था। मैं चंद सानिया वहीं खड़ा सोचते ज़हन के साथ अंदर ही अंदर कलाबाजियां खाता रहा और फिर दफातानी जैसे मेरे वजदान ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। पल के पल ही मुझे अदराक हुआ था कि ताज ने अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए खुद भिड़ने के बजाय अपने इन्हीं दोनों साथियों को रानी शोभा देवी और डॉक्टर रमेश अग्रवाल के दरमियान होने वाली गुफ्तगू के बारे में हकीकत बताकर इन्हें अपनी मदद के लिए बुलाया था। कोई अब कोठी नंबर 13 में गजब का रन पड़ने वाला था, जिसकी तवक्का मुझे पहले ही से थी। मैं भी इसी तेजी से पलटा जिस तेजी से कार मेरे करीब से गुजरी थी। मैं तेज तेज कदमों से चल रहा था और दिन के उजाले का खातिर का फायदा उठाते हुए कोठी नंबर 13 के नजदीक पहुंचा तो उसी ग्रे कलर की कार को कोठी के बाहर खड़े पाया। अब सवाल ये पैदा होता था कि मुझे क्या करना चाहिए, इधर ही खड़ा होकर तमाशा देखूं या फिर अंदर जाकर मैं भी अपना हिस्सा डालूं। अकल ने थपक कर मेरे जोश को सुला दिया और सरगोशी की। मियां साहब, सरे दस्त तो आप इधर ही तमाशाए इबरत का नजारा और इंतजार करें, क्या आगे आगे देखिए होता है क्या। मैंने ऐसा ही किया। दिल को दबाया तो जोश दब गया, अकल की मान ली। कोठी नंबर 13 के सामने ही एक जेर तामीर रहायशी प्लाट था जहां पर सामान्य तामीरात वगैरह का रेख्ता फैला हुआ था और कुछ अध खड़े सतून नजर आ रहे थे। मैं इनकी आड़ में हो गया और अब यहां से मैं सामने कोठी पर बाहिफाजत नजर रख सकता था। शुक्र था कि प्लाट वीरान था, यानी यहाँ कोई मजदूर काम नहीं कर रहे थे। मुमकिन था आज छुट्टी पर थे। ताहम एक चौकीदार खड़ा दिखाई दिया था जिसने कोने में एक झूलदारी सी बना रखी थी और वहीं कहीं उसने ईंटें लगाकर चाय वगैरह बनाने का सामान रखा था। वो वहीं मसरूफ था। मैं उससे भी मोहतात था कि मुझे देख न ले। मेरी धड़कती नजरें कोठी पर जमी हुई थी। वहां बज़ाहिर सकून था, खामोशी थी और यही गहरा सकूत गोया किसी भी पल उठ खड़े होने वाले तूफान की भी खुमाजी करता महसूस हो रहा था। कोठी के बड़े गेट के दोनों पट बिल्कुल वाह थे। इस कदर के अंदर चिकने फर्श पर मुझे मार्टी वगैरह की ग्रे रंग की कार और कोठी का मरकजी दरवाजा भी बाहर से साफ नजर आ रहा था, वो भी चौपट खुला हुआ था। बदनजरे गायर यही नजर आता था कि मार्टी वगैरह तकाजाए वक्त को खूब अच्छी तरह निभाते हुए फास्ट एक्शन के मूड ही में अंदर दाखिल हुए थे। कोठी के मरकजी दरवाजे के सामने का हिस्सा नीम दायरे की सूरत में था। चंद कदमचों के संगी सीने भी उसी स्टाइल में थे। मैं भी खुले गेट और मरकजी दरवाजे से अपनी तेज नजरों से अंदर दूर तक देखने की कोशिश में था कि अचानक अंदर गोली चली। मेरे कान खड़े हो गए और दिल की रफ्तार पहले से तेज तर हो गई। अंदर मार्का शुरू हो चुका था। दुश्मन के 2 ग्रुप तो वैसे ही बन चुके थे। मेरे अंदाजे के मुताबिक गेंद बेशक रानी शोभा देवी और डॉक्टर रमेश के कोर्ट में थी, लेकिन इस वक्त मार्टी और चंदन की आमद ने यह पांसा पलट दिया था। फतेह गौहर शाह और ताज के हिस्से में आ सकती थी। अंदर लड़ने वालों में सिर्फ एक पांडे ही था। मेरा ख्याल था मार्टी और चंदन ने सबसे पहले उसी का सफाया किया होगा। पहली गोली के धमाके ही से आसपास शोर की भनभनाहट से उभरी थी। चंद सालियों बाद ब्रस्ट चला और अंदर चीखों के लर्जा देने वाली आवाजें आने लगी। जेरे तामीर पलाट का चौकीदार भी दौड़ता हुआ उस तरफ को आ गया। अब इससे छुपना अबस था। भाई आगे मचाना कोई डकैती की वारदात लगती है, मैंने उससे कहा। मैं खुद यहां से गुजर रहा था कि अचानक फायरिंग की आवाज पर इधर ही छुपने चला आया। चौकीदार खासा डरपोक और बुज़दिल साबित हुआ। उसने वहीं इसे दौड़ लगाई और दूसरी तरफ सरपट भागा। पूरी सोसाइटी में शोर मच गया। लोग आसपास के बंगलों और घरों से बाहर झांकने लगे। कुछ बहादुर किस्म के अफराद ने अपने दरवाजे की चौखट पार करने की भी कोशिश की थी, मगर वहीं रुक गए। भला ऐसे में कौन बाहर निकलता होगा?
یہ ضرور تھا کہ کسی نے ریسکیو یا پولیس کو اندر ہی بیٹھے بیٹھے فون کھڑکا دیا ہو۔ اچانک میں نے کوٹھی کے دروازے سے چند اسلحہ بدست افراد کو نکلتے دیکھا۔